नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलो देखते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था भारत में शासन। भारत में शासन और इस भारत में शासन के टॉपिक के तहत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में हम राष्ट्रपति की योग्यताएं देख ली, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, ठीक है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ये टॉपिक्स हमने देखे हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रेजेंट में वो था राष्ट्रपति की शक्तियां। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में पहली जो शक्ति थी वो था कार्यपालिका शक्ति। पहली कौन शक्ति थी भाई? कार्यपालिका। हमने अध्ययन कर लिया अलग अलग टुकड़ों में। दूसरी पढ़ी हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ठीक है। ये दो शक्तियों का अध्ययन हम कर चुके हैं बड़े लेवल पर। अब हमारी जो तीसरी शक्ति है वो देखते हैं। वित्तीय शक्ति। भारतीय शासन व्यवस्था में वित्त पर राष्ट्रपति का नियंत्रण बताया गया है। मतलब भारतीय शासन व्यवस्था में बताया गया कि वित्त पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति संसद के समक्ष संपूर्ण आय व्यय प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 113 में राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के वित्त की मांग नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के वित्त की मांग नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
कोई भी वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हाँ, तो विद्यार्थियों भी हम देख रहे थे कि वित्तीय शक्ति में भारतीय शासन व्यवस्था में वित्त पर राष्ट्रपति का नियंत्रण बताया गया है। ठीक है, भारतीय शासन व्यवस्था क्या कहती है कि जो वित्त है, जो हमारी निधि है संचित, उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति संसद के संपूर्ण आय व्यय प्रस्तुत करता है। संसद के समक्ष संपूर्ण आय व्यय प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 113 में राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के वित्त की मांग नहीं की जा सकती। मतलब वित्त की मांग के लिए जब भी हमें धन की आवश्यकता होगी, उससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी ही पड़ेगी, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि राष्ट्रपति, और आपने पढ़ा होगा वित्त विधेयक, विधेयक 3 पढ़े थे आपने, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और एक संशोधन विधेयक, 3 पढ़े हैं। वित्त, ये दोनों विधेयक ऐसे हैं जो पहले सदनों में जाते हैं और सदनों की स्वीकृति के बाद जाते हैं राष्ट्रपति के पास, पढ़े आपने। लेकिन एक वित्त विधेयक ऐसा है जो पहले, वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सदन में प्रस्तुत होने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेता है। मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति से वित्त विधेयक कहां पहुंचता है? सदन में पहुंचता है। संसद में सदनों के बीच वित्त से संबंधित चर्चा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। मतलब सदनों में वित्त से संबंधित कोई भी चर्चा होनी है तो उसके लिए भी किसकी स्वीकृति आवश्यक होगी? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना सदनों में, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, उसमें चर्चा नहीं हो सकती। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों की, राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग जो प्रति 5 वर्ष बाद, हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जो संपूर्ण राष्ट्र की आय व्यय का ब्यौरा रखता है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक
जो संपूर्ण राष्ट्र की आय व्यय का ब्यौरा रखता है की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्य, भी बताया मैंने, वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है और उनके सदस्य जो मेंबर्स हैं वित्त आयोग के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो संपूर्ण राष्ट्र की आय व्यय का ब्यौरा रखता है। कैग, हालांकि मैंने कार्यपालिका शक्ति में इसका उल्लेख कर दिया है, कर चुका हूं। नियंत्रक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो संपूर्ण राष्ट्र की आय व्यय का ब्यौरा रखता है की नियुक्ति भी, मतलब कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अर्थात भारतीय वित्त पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। उसकी स्वीकृति के बिना, उसकी स्वीकृति या सिफारिश के बिना अधिकतर वित्त संबंधी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। ठीक है, अर्थात भारतीय वित्त पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। उसकी स्वीकृति या सिफारिश के बिना अधिकतर वित्त संबंधी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। ये हो गई आपकी वित्तीय शक्ति। अगला अपना जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 72 मतलब 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला, किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, तो या तो कोई सैनिक न्यायालय उसके द्वारा दंडित किया गया हो। दूसरा, वह मुकदमा या विवाद जो संघीय कार्यपालिका के अधीन आता हो।
मृत्युदंड से संबंधित मामला, मृत्युदंड से संबंधित मामला। देखो एक बार समझाता हूं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो इस प्रकार हैं कि सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो वह मुकदमा या विवाद जो संघीय कार्यपालिका के अधीन आता है, क्योंकि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, इसलिए उसके अधीन आता है। मृत्युदंड से संबंधित मामला, मृत्युदंड से संबंधित मामला, अभी यहां समझा रहा हूं आपको मैं। राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति के तहत मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद या क्षमा कर सकता है, परंतु इसके लिए वह सलाह लेने का अधिकार रखता है। भाई जैसे मान लो, एक समझते एक बात को, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उससे जाने अनजाने में अपराध हो गया, अब वो अपनी सजा का प्रायश्चित करना चाहता है और उसको सजाए मौत मृत्युदंड मिल गई, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को, वो चाहता है कि साहब हम मारना नहीं चाहता, तो उसको उम्र कैद में बदल सकता है। या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कोई उम्दा कलाकार है और ऐसे व्यक्ति देश के लिए, देश की प्रतिष्ठा मान सम्मान होते हैं, तो ऐसे लोगों के को मतलब छूट मिलनी चाहिए, तो उनकी सजा वो कम कर सकता है। जैसे उम्र कैद है तो 2, 4, 5 साल की, 3 साल की कर दे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे जिनको जबरदस्ती फंसाया गया है, ठीक है, तो उनको वो माफ भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कसाब था, कसाब ने भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी कि साहब मुझे क्षमा कर दिया जाए, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, तो उसकी सजा क्षमा योग्य नहीं, क्योंकि वो 165 व्यक्तियों की मौत का हकदार था वो, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर फिर, और ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को लगे कि मामला पेचीदा है, तो वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या अपनी जो सलाहकार परिषद है उससे, उसके सामने मैटर रखता है वो, और उनसे मैटर रख करके, जो मामला रख करके, और उनसे वो सलाह मांगता है कि आप मुझे एडवाइस करें कि इसका किस प्रकार से क्या डिसीजन लिया जाए। ऐसा एक सिस्टम रखा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। तो भी मैं आपको बताना था कि एक तो ये है, इसके अलावा न्यायिक शक्ति में एक चीज आपको बता दूं मैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के मतलब राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के तहत विभिन्न न्यायिक पदों, विभिन्न न्यायिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार है। सर कौन से पद हैं जिन पर राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार दिया गया है? चलो मैं बताता हूं आपको। एक चीज तो यह है, उच्च न्यायालय के मुख्य व उच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीश। अब
उच्च न्यायालय किसी भी राज्य का हो सकता है, जैसे राजस्थान का ही पढ़ लो, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के सभी उच्चतम न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय है आपका, सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं आप, उनका, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के अंडर में होती है, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा एक चीज बता दूं आपको, विधि आयोग, विधि आयोग पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, या राष्ट्रपति द्वारा सिलेक्टेड व्यक्ति ही विधि आयोग, जैसे राष्ट्र विधि आयोग का गठन हो गया तो राष्ट्रपति ही तय करता है कि कोई पूर्व न्यायाधीश, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर है अपना, तो उसकी एडवाइस लेकर के ही तय करते हैं कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाए। ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कई बार, जैसे कोई भी विवादित मुद्दा है, जैसे सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा आपने, सुभाष चंद्र बोस का मुखर्जी आयोग है। ठीक है। ऐसे कई मामलों में जांच आयोग बैठाए जाते हैं, तो उन पर भी अक्सर क्या होता है, राष्ट्रपति किसी विधि विशेषज्ञ को, ठीक है, और उससे पहले राष्ट्रपति से ही एडवाइज की जाती है कि क्या यह व्यक्ति न्याय के मामले में उम्दा है, या फिर न्याय के मामले में इस व्यक्ति को अच्छी जानकारी या पहुंच है। तो विद्यार्थियों, ये तो हो गई आपकी न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ लिया आराम से, कि एक तो सामान्यकालीन थी, ठीक है, पहले बता चुका हूं मैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक संकटकालीन या आपातकालीन, ठीक है। सामान्यकालीन में हमने अलग अलग शक्तियां बांट करके पढ़ी हैं। एक पढ़ ली हमने कार्यपालिका, जो अभी तक हमने अध्ययन कर लिया। दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, चौथी न्यायिक शक्ति। तो विद्यार्थियों, ये अलग अलग हमने अध्ययन की है। अब इनको मैं थोड़ा सा ट्रिक समझा देता हूं आपको कि कैसे इनको हमें याद रखना है। जब भी कार्यपालिका शक्ति का नाम याद आए आपके सामने, तो एक चीज याद रखना, इसको एक बार के लिए मैं डाल देता हूं, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक संकटकालीन शक्तियां ही होगा, तो इसको एक बार के लिए आप डांट लेना। नियुक्ति से संबंधित कोई भी शक्ति है, नियुक्ति, पदच्युति, शासन संचालन, नियुक्ति, पदच्युति, शासन संचालन, ठीक है, वैदेशिक या फिर अन्य, ये शक्तियां कार्यपालिका शक्ति के दिन आती हैं। किसके दिन आती है भाई? कार्यपालिका शक्ति के दिन। अब जैसे दूसरा, अब आपके जैसे ये टॉपिक्स आपने तैयार कर लिए, तो आप कार्यपालिका शक्ति को अच्छे से समझा सकते हो। अब आपका है विधायी शक्ति। विधेयक, विधेयक पर पूर्ण नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के पास जाएगा। अध्यादेश है, सत्र आहूत शुरू करना, सत्र अवसान, ठीक है, या फिर अन्य। तो ये क्या है, सत्र आहूत अवसान, ये सारे टॉपिक्स इन्हीं से अटैच है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी आज हमने पढ़ा भी है वित्तीय शक्ति, मतलब भारत का जो वित्त है, धन है, उससे संबंधित सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। संसद के समक्ष प्रस्तुत करना है, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। वित्त विधेयक की स्वीकृति है, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी, ठीक है।
किसी प्रकार की संसद में वित्त पर बहस करनी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। आपके वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करनी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। या कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करनी है तो भी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। ये हो गया आपका। तो एक ही टॉपिक, मतलब 99% राष्ट्रपति की शक्तियों का पॉइंट घूम फिर के एग्जाम्पल में आता ही रहता है। अब या तो ये हमने जो अध्ययन कर लिया, ये एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं सर, वो कौन सा टॉपिक होगा? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का। देखो अगला है आपका न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 72 में बताया गया है कि या तो सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो। सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित अगर किसी सैनिक को है तो राष्ट्रपति उस मामले में अपनी कार्यवाही कर सकता है, लेकिन अगर कोई अधिकारी है तो राष्ट्रपति को इसकी पावर नहीं है। राष्ट्रपति को कोई सैनिक को दंडित किया गया है तो उस मामले में सुनवाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई सेना का अधिकारी है उस मामले में राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है, उसके लिए सिर्फ सेना का न्यायालय ही अधिकृत है। ठीक है, एक ये। दूसरा, कोई भी ऐसा विवाद या कोई भी ऐसा मामला जो किसके अधीन आता है? राष्ट्रपति के अधीन आता है, संघीय कार्यपालिका के अधीन आता है, उस मामले में राष्ट्रपति सुनवाई करता है। या फिर समाधान, मैंने अभी आपको बताया भी था कि कोई भी व्यक्ति की एक न्याय में स्टेप होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दंडित कर दिया गया तो वो अपील उच्च न्यायालय में कर लेता है। आगे हमारा जो न्यायपालिका टॉपिक आया उसमें समझाऊंगा आपको मैं। वहां से वह आगे बढ़ जाता है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। और अगर मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसके पास एक ऑप्शन, एक रास्ता और बचा होता है, राष्ट्रपति की दया याचिका। वह राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका लगाता है। राष्ट्रपति अपनी जो सलाहकार समिति है उससे सलाह लेता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सवाल लेता है कि क्या यह व्यक्ति क्षमा के योग्य है। अगर है तो उसके ऊपर वो विचार मंथन करता है, नहीं है तो वो उसे एज इट इज रख लेता है कि यह व्यक्ति दंड का भागी और इससे सजाए मौत दे दी जाए। उसके आगे हमारे भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश के आगे मतलब कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे अफजल गुरु है या फिर अजमल आमिर के साथ था, ऐसे व्यक्तियों ने भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी। भारतीय संविधान या भारतीय न्याय प्रणाली में ऐसा एक चक्कर बना हुआ है जिसमें हर एक अपराधी को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे समय में आपको एक चीज बता दी मैंने कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लेंगे और इनमें ये बिंदु याद करनी है आपको। ठीक है, और इसी के साथ हमारे जो राष्ट्रपति की शक्तियों का जो टॉपिक था कि भाई सर राष्ट्रपति की शक्तियों में सामान्यकालीन शक्तियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 ही बिंदु हैं, ज्यादा लफड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर देखते हैं।